हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे और सर बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सर अपना आज का टॉपिक। आज है हमारा सर डिविडेंड डिसीजन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग मीत, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग नैनी। बहुत ही सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट आ जाइए, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेटा हम ऑलमोस्ट अपना 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं कॉस्ट एंड एफएम का। हमारे मात्र सर आज के बाद 6 चैप्टर बचेंगे, छोटे छोटे वाले सारे, कुछ बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं जो आज का बचेगा। ठीक है, 6 चैप्टर है, अगले 3-4 दिन में हम टारगेट करेंगे उन्हें भी फिनिश करने का। तो जैसे आज हम 2 चैप्टर करने वाले हैं, कल भी हम 2 चैप्टर ही करेंगे। ठीक है जी, स्केड्यूल आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम पे। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम पे जा सकते हैं। कॉस्टिंग विद सी एमन सर, हमारे सारे नोट्स हैंड रिटन, सारे क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेंगे। चलिए जी स्टार्ट करें। किसी बच्चे का कोई डाउट स्टार्ट करने से पहले डिवीजन डिसीजन में स्पेशली, तो वो भी हम सर हैंड टू हैंड केटर कर लेंगे आपको समझाते हुए। वैसे सर जो भी समझाते हैं उसके बाद कुछ बचता नहीं है बच्चे का कोई भी डाउट, कि उसका कोई डाउट रह जाए। सर मैं आपका एफएम का कंपाइलर सॉल्व कर रहा था, कुछ डाउट आए थे आपसे व्हाट्सएप पे पूछे हैं। कोई नहीं बेटा अभिषेक, अगर आपने पूछे तो आज रात तक उसका रिस्पॉन्ड हो जाएगा। ठीक है जी, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी कोशिश होती है मैं सारी क्वेरी रिस्पॉन्ड कर दूं। ठीक है अभिषेक, चलिए जी लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। डिविडेंड डिसीजन बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हार्डली 1 आवर लगेगा और इस चैप्टर पे हम पूरी महारत हासिल कर लेंगे। तो बात करते हैं सर डिविडेंड डिसीजन, मतलब सर यहाँ पे हमें क्या डिसीजन लेना है। यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है सर हम कितना पैसा शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड दें। जिन बच्चों ने बेटा अभी तक लाइक नहीं करा है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया, इससे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन और इससे कम टाइम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, मैंने रिवीजन पूरा ऐसे डिजाइन करा है कि भैया इससे इफेक्टिव रिवीजन आपका हो ही ना। सर फालतू फालतू की बातें सब हटा के सिर्फ काम की बातें करिए इस रिवीजन के अंदर। चलिए जी, तो हमारा चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन। सर डिविडेंड किसको देते हैं? सर डिविडेंड तो 2 लोगों को देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देते हैं और सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी देते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? सर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो यानी कि सर जो डिविडेंड डिसीजन लेना है वो किसका लेना है कि भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है। क्योंकि सर प्रेफरेंस शेयर्स को हम पूरे एफएम में मानते हैं कि भैया फिक्स्ड डिविडेंड है, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो पूरे एफएम की अजम्पशन है कि जो भी डिविडेंड है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज फिक्स्ड और देना ही देना है। ठीक है जी, जो हमारी सर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर है उसका हमें डिसीजन लेना है कि भैया कितना देना है। आपने देखा होगा सर जब हमने फर्स्ट चैप्टर कहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब हम देखते थे सर रिटेंशन रेशियो नाम की एक चिड़िया होती थी। ठीक है जी, कि सर हमने मान लीजिए आपने कमाया 10 रुपए, 10 रुपए पर शेयर कमाया, आपका 10 रुपए ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, लेकिन उसमें से आपने डिसाइड करा कि मैं खाली 4 रुपए दूंगा। मान लीजिए 10 रुपए आपका ईपीएस है, उसमें से आपने डिसाइड करा कि मैं 4 रुपए दूंगा और 6 रुपए नहीं दूंगा। ठीक है जी, 6 रुपए मैं रिटेन कर लूंगा। ठीक है, यही डिसाइड करते थे, हाई से यही डिसाइड करते थे। तो हम क्या कहते थे 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो है और 60% हमारा रिटेंशन रेशियो है, मतलब जो हमने पैसा रोक लिया है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, हमें बताना चाहिए 40% है, क्या ये आपने ठीक लिया है कि गलत लिया है। ठीक है, क्या आपको 40% ही देना चाहिए था या 40% से ज्यादा देना चाहिए था या 40% से कम देना चाहिए था, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिसाइड करेंगे। चलिए जी, तो बेटा डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड हमें देना चाहिए, इसके हमारे पास बेटा 5 मेथड है। ठीक है जी, 5 मेथड है। कौन कौन से सर देख लेते हैं। देखिए जी, 2 मेथड है हमारे, ग्राहम एंड डॉड और एक है लिंटर। ठीक है जी, बहुत छोटे छोटे से मेथड है सर, सीधा फॉर्मूला दे रखा है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो हमारे बेटा 2 मेन मेथड आते हैं इसके अंदर, वो है हमारा सर ग्रोथ मॉडल। ठीक है जी, जिसे हम सर गॉर्डन मॉडल भी कहते हैं। एक आता है सर हमारा वॉल्टर मॉडल और सर तीसरा आता है हमारा एमएम हाइपोथेसिस, जो हमारा मोदी गिलानी मिलर है। ठीक है जी, मोदी गिलानी मिलर का समझ ही गए होंगे सर कितना ज्यादा रोल है हमारी एफएम में पूरी। तो ठीक है जी सर, हमारा एक मॉडल आता है एमएम। ठीक है, तो एमएम के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले करते हैं सर ग्रोथ मॉडल के बारे में बात। अगर मैं कहूं आपने ग्रोथ मॉडल ऑलरेडी पढ़ रखा है तो बिल्कुल सही बात होगी। ठीक है जी, ग्रोथ मॉडल सर क्या कहता है बेटा, आपको पता होगा हमने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली थी,
जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखी थी तो उसमें सर एक होता था ग्रोथ मॉडल, जिसमें हम कहते थे के ई इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी। ये कहते थे नहीं कहते थे? हाँ सर यही कहते थे। ये क्या था हमारा सर? ये ग्रोथ मॉडल था। इसके अंदर हम एज्यूम करते थे कि डिविडेंड हमारा हर साल इस ग्रोथ रेट पे इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है जी। अगर बेटा इसी फॉर्मूले को मैं आगे पीछे कर दूं, कैसे मतलब? सर जी को इधर ले जाऊं तो डी वन अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू के ई माइनस जी। ठीक है जी। पी जीरो को इधर ले जाऊं और के ई को नीचे ले आऊं तो आपका पी जीरो यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो इज इक्वल टू कितना बन जाएगा सर? डी वन अपॉन के ई माइनस जी। यानी कि सर जो मेरा ग्रोथ मॉडल है उसको यूज करके मैं पी जीरो निकाल सकता हूं। आप कहोगे अच्छा तुमने पी जीरो निकाल लिया भैया, डिसीजन कैसे लें डिविडेंड कितना देना है? ठीक है, तुमने पी जीरो तो निकाल दिया, लेकिन डिविडेंड का डिसीजन कैसे लें? ठीक है, देखो पहले समझो पी जीरो है क्या। पी जीरो है सर करंट प्राइस ऑफ शेयर, करंट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है जी। डी वन क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर। के ई क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। जी क्या है बेटा? जी है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है जी। ये सारे कंपोनेंट हमें पता था, हम डिटेल में सारे कंपोनेंट को अलग अलग समझ चुके हैं। कहां पे सर? हम समझ चुके हैं सर अपने मेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। ठीक है। यहां पे सर इसका क्या रेलिवेंस है? हम कहेंगे भैया जिस डिविडेंड पे पी जीरो हाईएस्ट आएगा आपका, जिस डिविडेंड पे बेटा पी जीरो आपका हाईएस्ट आएगा वही डिविडेंड हमें पे करना चाहिए। मान लीजिए एक डिविडेंड आता है आपका सर 4 रुपए, ठीक है, एक डिविडेंड है 10 रुपए, तो बेटा जिस डिविडेंड पे आपका सबसे ज्यादा आए पी जीरो उस पे हमें देना चाहिए। ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? ग्रोथ मॉडल कहता है कि भैया पहली बात तो मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है जी। पी जीरो निकालो, जितने पे आउट पे सबसे ज्यादा हमारा पी जीरो हो उसको आप कह देना कि भैया यही हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट है। मान लीजिए आपको 3 सिनेरियो दे रखे हैं, 25%, 50%, 75%, 3 रेशियो दे रखे डिविडेंड पे आउट का। तो आप क्या करोगे? 25%, 75% और 50% तीनों पे निकालोगे पी जीरो। जिस पे पी जीरो की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी आप कहोगे भैया हमें इतना ही डिविडेंड पे आउट करना चाहिए। ठीक है जी। तो डिविडेंड का डिसीजन कैसे लेंगे? विद द हाईएस्ट शेयर वैल्यू। ठीक है जी। चलिए अब बेटा इस फॉर्मूले को लिखने के ना कुछ अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या है जो हमने अभी तक डिराइव करा, डी वन अपॉन के ई माइनस जी। ठीक है जी। फॉर्मूला सर यही है, बस इसको अलग अलग तरीके से लिख दिया। कैसे सर? जी की जगह आप बी इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है जी। जी की तरह बी इंटू आर लिख सकते हैं। सर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि भैया जी हमारा कैसे निकलता है? रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न से। तो जी की जगह आप बी इंटू आर लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला सही है। डी वन की जगह क्या कर सकते हैं सर? डी वन की जगह आप लिख सकते हैं डी जीरो मतलब करंट ईयर का डिविडेंड प्लस उस पर 1 साल की ग्रोथ लगा सकते हैं। तो बेटा फॉर्मूले में आप डी वन की जगह डी जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस जी भी लिख सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए अर्निंग दे रखी है, डिविडेंड की जगह, तो आप क्या करेंगे? अर्निंग माइनस रिटेंशन। रिटेंशन सर कितना होता है हमारा? बी। तो 1 माइनस बी भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से सर इसके अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। मैं सारे लिख के दिखा देता हूं। देखो सोर्स एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको सारे समझा दिए। तो सबसे पहले आएगा डी वन अपॉन के ई माइनस जी, या फिर लिख सकते हैं सर डी जीरो 1 प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी। ठीक है जी। और यहाँ पे डी जीरो सॉरी ई वन 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस जी। ठीक है जी। हर जी की जगह आप बी आर भी लिख सकते हो, बी इंटू आर, वो भी सर हमारा ग्रोथ रेट ही निकल के आता है। तो बेटा ये तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे गॉर्डन मॉडल के या फिर ग्रोथ मॉडल के। अगर हम देखें बेटा यहाँ पे हाँ गॉर्डन मॉडल, जहां पे कहते हैं कि डिविडेंड रेलिवेंट है, मतलब डिविडेंड की वजह से सर हमारा शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। तो सर ऑल इक्विटी फर्म, पहली बात फर्म के अंदर सब कुछ इक्विटी है, कोई भी डेट वगैरह प्रेफरेंस शेयर कुछ नहीं है। ठीक है। आईआरआर कांस्टेंट रहेगा, केई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट रहेगा, मतलब इस साल 25% है तो हर साल 25% है। ग्रोथ रेट हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो सर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में।
ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहने वाली है, के ई इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट रहने वाला है, और हमारे साथ सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिटेन अर्निंग के थ्रू फाइनेंस होने वाले। आप कहोगे सर इन सारी जो हमारी एजम्पशन का काम क्या है? बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कोई काम नहीं है, लेकिन जो ये मॉडल बन के आया है, जो ये मॉडल बन के आया है उसमें सर इन सब चीज़ों का रोल है। ठीक है, तो आप इन अजम्पशंस को ध्यान रख सकते हैं, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ये अजम्पशन आई हुई है, तो आप ये अजम्पशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने अजम्पशन यहाँ पे लिख दिए जिससे थ्योरी वाला पार्ट आपका कवर हो जाए। उसके बाद देखेंगे सर ये हमने अलग अलग सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं वाइल कंप्यूटिंग अवर शेयर प्राइस। ये बेटा सबकी फुल फॉर्म है, P0 मतलब प्राइस पर शेयर, E1 मतलब सर अर्निंग पर शेयर, B मतलब सर हमारा रिटेंशन रेशो, KE कॉस्ट ऑफ कैपिटल, R मतलब सर IRR या फिर हमारा RRR जो हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और BR सर हमारा ग्रोथ है। चलिए अब सर देखिए यहाँ पे बड़ी लॉजिकल बात करिए, यहाँ पे एक बड़ी लॉजिकल बात करिए। क्या सर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल है और ये रिटेन अर्निंग है। ये रिटेन अर्निंग क्या होती है सर? जितनी मेरे पूरे साल की अर्निंग हुई, मान लीजिए पूरे साल की अर्निंग हुई आपकी 10 लाख, आपने 4 लाख डिविडेंड में पे कर दिया, 6 लाख रोक लिया, तो इस 6 लाख को रिटेन अर्निंग ही तो कहते हैं। हाँ जी सर, 6 लाख को रिटेन अर्निंग ही कहते हैं। ठीक है, तो बेटा हमसे कंपनी पूछ रही है, या एज अ इक्विटी शेयर होल्डर आप खुद अपना दिमाग लगा के मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भाई अगर मैं जाके इस पैसे को मार्केट में लगाता हूं, मान लो मैंने 4 लाख रुपया ले लिया, ठीक है, मैंने 4 लाख रुपया एज अ डिविडेंड ले लिया कंपनी से, इस 4 लाख को मैं मार्केट में जाके इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 10% मिलते हैं। ठीक है, इस 4 लाख को मैं इस कंपनी में ना इन्वेस्ट करके मार्केट में जाके इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 10% मिलते हैं। और अगर या चलो ऐसे होते 10 लाख को 10 लाख कंपनी ने कमाए, मेरे पास ऑप्शन है मैं 10 लाख पैसा निकाल लूं या 10 लाख कंपनी में छोड़ दूं। अगर मैं 10 लाख पैसा निकाल लूंगा तो भाई इसे मार्केट में कहीं और लगाऊंगा, मान लो म्यूचुअल फंड में लगा दिए, मान लो म्यूचुअल फंड में लगा दिए तो मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी कंपनी के अंदर वापस लगा दूं, इसी कंपनी के अंदर वापस लगा दूं मतलब री इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है जी, री इन्वेस्ट कर दूं इस कंपनी के अंदर, तो मुझे 12% का रिटर्न मिलेगा। तो बेटा बताओ मुझे, आप 10 लाख रुपए का क्या करोगे? क्या 10 लाख रुपए को रिटेन अर्निंग की तरह, सॉरी डिविडेंड की तरह विड्रॉ कर लोगे? ठीक है, 10 लाख रुपए को आप डिविडेंड की तरह विड्रॉ कर लोगे, या फिर कंपनी में पड़ा रहने दोगे कि भाई 10 लाख का 10 लाख पूरा रख लो कंपनी के अंदर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इस पैसे को कंपनी के अंदर ही ग्रो करो। बताओ जी आपका आंसर क्या होगा? आप पैसा निकाल के 10% पे लगाओगे या कंपनी में पड़ा रहने दोगे 12% पे? सर ऑब्वियसली हम कहेंगे भाई कंपनी में तुम ही लगा दो, कंपनी भाई मुझसे अच्छा इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो ये कंपनी, तो तुम कंपनी जो है इसको फॉलो करो और 12% लगा दो। ठीक है जी, तो ये 12% क्या है सर? कंपनी जिस रेट पे कमा रही है, जिसे हम कहते हैं आर, रेट ऑफ रिटर्न, या IRR कह सकते हैं कंपनी का। और बेटा 10% क्या है? ये 10% है KE, जो भाई एक एक्सपेक्टेड कमा रहा है, एक्सपेक्टेशन है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की। ठीक है, तो हम सर सिंपल सा कह सकते हैं, अगर R KE से बड़ा है, अगर सर जो हमें कंपनी में जो रिटर्न मिल रहा है वो KE से बड़ा है, तो भैया कुछ परसेंट भी पे आउट मत करो, 0% पे आउट। अगर हमें सर कंपनी के अंदर ज्यादा मिल रहा है तो बाहर मत निकालो, कोई भी डिविडेंड पे आउट मत करो, 0% पे आउट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अगर KE आपका कम है, सॉरी अगर R छोटा है आपका KE से, मतलब कंपनी के अंदर 8% मिल रहे हैं और बाहर लगा के 10% मिल रहे हैं, तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर कहेगा कंपनी भाई मुझे माफ कर, मैं तेरे में पैसा री इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं निकालूंगा और इसे 10% में मार्केट में लगा दूंगा। मतलब सर 100% पे आउट ऑफ डिविडेंड करेंगे। ठीक है, और अगर सर दोनों बराबर हैं तो सर कुछ भी करो, एनी रेशो। अगर सर दोनों बराबर है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों बराबर हैं, तो कुछ भी रेशो रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सर अंदर भी 10% मिल रहा है, बाहर भी 10% मिल रहा है, तो चाहे कंपनी में लगाऊं चाहे बाहर लगाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, तो सर ये डिसीजन हमें पता होना चाहिए, इसके पीछे का रैशनल पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर के कंक्लूजन में आपसे यही पूछा जाएगा कि भैया एज अ कंपनी हमें कितना डिविडेंड पे आउट करना चाहिए, या जितना डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है जी, तो ये बेसिस है सर हमारा डिसीजन लेने का। ठीक है,
कंपनी से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है बाहर, पैसा निकाल लो 100% डिविडेंड पे आउट। कंपनी से कम रिटर्न मिल रहा है बाहर, एक भी पैसा मत निकालो, 0% डिविडेंड पे आउट। दोनों जगह बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी, तो बेटा इसके साथ बधाई हो, आप लोगों का गॉर्डन मॉडल पूरा हो चुका है। चलिए अब सर इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन करके। चलिए जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये सब बच्चे मेरे साथ सॉल्व करेंगे और इसका एक एक का आंसर बताएंगे। मैं लिखता जाता हूं हमें क्या क्या दे रखा है। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अर्निंग्स ऑफ XYZ लिमिटेड। बेटा नेट प्रॉफिट है 30 लाख का, ठीक है जी, हमारे साथ प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट बेटा जब भी लिखा हो ना, उसे हमेशा मानना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेट प्रॉफिट अगर आपका कहीं भी लिखा है तो उसे हमें मानना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको 30 लाख का। हमें बोला है सर 12% प्रेफरेंस शेयर से 100 लाख के। प्रेफरेंस शेयर्स कहां से आ गए? अरे भाई कहीं से भी आए हो, 12 लाख हमने डिविडेंड दिया होगा ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था हमारा 30 लाख, ठीक है जी। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना था? 12 लाख। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास 18 लाख रुपए बचे हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने से? 3 लाख, ठीक है जी। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EAE लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे पास? सर 3 लाख। तो EPS कितना आ गया सर? EPS आ गया 6 रुपए। 3 लाख शेयर होल्डर के लिए हमारे पास 18 लाख रुपए हैं। चलिए बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब सर जो कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है उस पर हमें सर 20% मिलता है रिटर्न, मतलब सर R है 16% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16%। मतलब अगर इन्वेस्टर इक्विटी शेयर होल्डर बाहर कहीं किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो उसे 16% मिलते हैं। यानी कि सर कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा मिल रहा है बाहर के मुकाबले। तो मुझे पहले बता दो यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन क्या होना चाहिए। सबसे पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे सर यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन क्या होना चाहिए। छोड़ो अभी सर P0, छोड़ो अभी सर गॉर्डन फॉर्मूला, छोड़ो अभी ग्रोथ फॉर्मूला। मुझे सारे बच्चे बताओ कि सर KE हमारा 16 है, R हमारा 20 है, बाहर पैसा हमें कम मिल रहा है, कंपनी के अंदर पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो हमारा डिविडेंड डिसीजन क्या होना चाहिए? क्या हमें सर डिविडेंड पे आउट करना चाहिए कि नहीं, 0% या 100%? ठीक है जी, मुझे बताइए सर 0% डिविडेंड पे आउट होना चाहिए कि 100%? परसेंटेज में आंसर बताइए सर, जो हमें सर लिख के आना एग्जाम में वही बताइए। व्हाट शुड बी द डिविडेंड पे आउट, 0% और 100%? बताइए। बच्चे कह रहे सर री इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट मतलब सर डिविडेंड मत दो, डिविडेंड मत दो, उसे सर वापस री इन्वेस्ट कर दो, ठीक है जी। तो सर 0% डिविडेंड पे आउट हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी अवर पॉलिसी। बहुत ही बढ़िया। अब उन्होंने कहा कैलकुलेट शेयर प्राइस यूजिंग गॉर्डन मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 25%, 50% एंड 100%। वो कह रहे हैं भैया अगर आपका डिविडेंड पे आउट 25%, 50% या 100% है, तब हमें क्या निकाल के बता दो? प्राइस पर शेयर। तो वो कह रहे बेसिकली P0 निकाल दो इन तीनों सिनेरियो में, 25%, 50% और 100%। तो चलिए सर P0 निकाल देंगे। सबसे पहले सर हमें डिविडेंड पता होना चाहिए तीनों सिनेरियो का, 25, 50, 100, यानी कि 25% मतलब 1.5 रुपए, 3 रुपए और 6 रुपए, मतलब सर 1.5 रुपए डिविडेंड, 3 रुपए डिविडेंड, 6 रुपए डिविडेंड, फिर जब हमारा पे हो रहा हो। अब देखो बेटा यहां पे ना बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये जो नेट प्रॉफिट है ये आप इसे इस साल का मानोगे। अगर आप इस नेट प्रॉफिट को इस साल का मानोगे तो ये सारी चीजें आपकी D0 बनेंगी। अगर इस प्रॉफिट को आप नेक्स्ट ईयर का मानोगे तो ये सारी चीजें आपकी D1 बनेंगी। सर ये मानना हमारे ऊपर है? हाँ बेटा ये मानना हमारे ऊपर है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सर ये मानना हमारे ऊपर है कि हम इसे इस साल की अर्निंग माने या नेक्स्ट ईयर की अर्निंग माने। मैं मान के चल रहा हूं यार ये नेक्स्ट ईयर की अर्निंग है, तो ये सब मेरे क्या आ गए? D1। तो तीनों केसेस में D1 निकालता हूं 1.5। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है जी। तो D1 कितना है सर? 1.5, 3, 6, तीनों केसेस में रख दिया, ठीक है जी। डिवाइड बाई KE माइनस G। सर KE माइनस G क्या अलग अलग है या सब में सेम है? सब में सेम है यार, ठीक है, सब में सेम है। सर G तो हमारे पास है ही नहीं, तो बेटा G की जगह B इंटू R रख दो, की फर्क पड़ रहा है। KE कितना है सर हमारा? KE है हमारा सर 16%, 0.16, 0.16, 0.16, और हमारा सर ग्रोथ रेट कितना होता है सर? B इंटू R।
बी सर कितना है बेटा, पहले वाले में हमने 25% पे आउट करा है, तो रिटेंशन कितना है 0.75%। ठीक है जी। दूसरे वाले में से हमने 50% पे आउट करा है, तो 50% रिटेन करा होगा। और तीसरे वाले में बेटा हमने 100% पे आउट करा है, 100% पे आउट करा है, तो रिटेन कितना करा होगा 0%, तो हमने 0% कर दिया। चलिए जी, तीनों को सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा नीचे हमारा 0.2 इंटू 0.75 0.15, ये आ जाएगा 0.01। ठीक है जी। 3/0.16 माइनस 0.16 अपॉन 0.16 माइनस 0, तो आपके साथ सबके आंसर निकाल देते 1.5 डिवाइडेड 0.01। बेटा अगर मैं 25% पे कर रहा हूं, मैं सिनेरियो लिख देता हूं यहाँ पे, ये 25% वाला है, ये 50% वाला और ये 100% वाला। देखो अगर मैंने 25% पे आउट करा है तो 150 रुपये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, अगर मैं से 50% कर रहा हूं तो मेरा P0 कितना आ रहा है 20 रुपये। नहीं, 50 रुपये। और अगर से मैंने 100% पूरा पे कर दिया है तो मेरा आ रहा है 37.5। यानी कि सर अभिषेक बेटा मैं अपने कंपाइलर के क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, तो बेटा यहां पे इसका मतलब है कि जितना कम हम डिविडेंड पे कर रहे हैं उतना ही सबसे ज्यादा प्राइस है। ठीक है जी, जितना डिविडेंड हम कम पे कर रहे हैं उसी में सबसे ज्यादा प्राइस है। हमने लॉजिकली भी तो यही देखा था ना कि भैया डिविडेंड 0% पे करो। अब मेरे पास 0% का ऑप्शन नहीं, सिर्फ 3 ऑप्शन है 25, 50, 100। तो मैं कहूंगा भैया 25 वाले पे जाओ, क्योंकि यहीं पे आपका शेयर प्राइस सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, कि अगर मेरा 0% पे आउट होता, तो मेरा शेयर प्राइस कितना होता। आती है दिमाग में, है ना, 150 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बेटा गॉर्डन मॉडल में ना ये बड़ी खामी है, ये कमी है सर, ये इसकी डेफिशिएंसी है कि अगर मेरा डिविडेंड पे आउट 0% है तो आप शेयर प्राइस नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि सर आपके पास D1 अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, जब D1 है ही नहीं तो बेटा आप कैसे निकाल दोगे P0। तो इसलिए बेटा अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे 0% पे शेयर प्राइस निकालने को बोलता है, अगर 0% पे शेयर प्राइस निकालने को बोलता है तो गॉर्डन मॉडल कभी भी नहीं लग सकता। ठीक है सर, वॉल्टर लगा देंगे उसके अंदर, वॉल्टर सिखाऊंगा मैं, 0% में लग जाता है, लेकिन गॉर्डन मॉडल नहीं लग सकता अगर 0% डिविडेंड पे आउट है। तो आप पता ही नहीं कर सकते इस मॉडल से कि 0% डिविडेंड पे आउट होगा तो मेरा शेयर प्राइस कितना होने वाला है। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ये एक तरीके से हिंट है। ठीक है, कि अगर 0% प्रिंट आउट है तो आपको वॉल्टर फॉलो करना है, गॉर्डन नहीं लगेगा। चलिए जी, तो बेटा ये क्वेश्चन ने सॉल्व कर लिया है, आंसर चेक कर लेते हैं। 150, 50 एंड 37.5। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो लिखो क्रिस्टल क्लियर, फिर चलते सर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है बेटा, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, और 5 से 10 मार्क्स, 5 से 7 मार्क्स में कहूंगा ये आपके फ्री में देके जाएगा। क्योंकि जैसे क्वेश्चन है ना इसके अंदर वैसे ही आते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं आता इनके क्वेश्चनों में। चलिए जी, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं सर। HM लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओहो, which is currently evaluated by Mr. A on certain parameters. Mr. A collated following information. चलिए जी, the company generally gives quarterly interim dividend ₹2.5 per share in the last dividend declared. जो लास्ट टाइम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था उसमें 2.5 का डिविडेंड देते, लेकिन सर ये क्वार्टरली है, तो सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं पूरे साल का कितना होगा 10 रुपए, और ये होगा हमारा D0 क्योंकि ऑलरेडी पेड है। यहां पे हिंट आ गया है, यहां पे एजम्पशन वाली बात नहीं है, यहां पे बेटा एजम्पशन वाली बात नहीं है, यहां पे हिंट आ गया है। उसने कहा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो मतलब सर ये पुराने डिविडेंड की बात हो रही है। D0 इज ओवर 10। द कंपनी सेल्स आर ग्रोइंग बाय 20% ऑन अ 5-year कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। बेटा कंपनी की सेल 20% से बढ़ रही है, बेसिकली ये आपको आर दे रखा है। However, the company expects following retention
अमाउंट अगेंस्ट प्रोबेबिलिटीज मेंशन्ड एज कंटेंशन इन डिपेंडेंट अपॉन कैश रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी। अच्छा, ये 20% छोड़ दो, हमें सर आर एग्जैक्टली दे रखा है 10%। सर रेट ऑफ रिटर्न बाय द कंपनी है 10%, ठीक है जी। अब हमें सर क्या दे रखा है, पिछले क्वेश्चन तक सर हमें रिटेंशन रेशियो एग्जैक्ट दे रखा होता था कि भैया 25% पे आउट करने वाले हो, 50 करने वाले हो, 100 करने वाले हो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है सर, हर रिटेंशन रेशियो की ना प्रोबेबिलिटी दे रखी है। बोले 30% चांसेस हैं कि मैं 50% पैसा रोकूं, 40% चांसेस हैं कि मैं 60% पैसा रोकूं, और 30% चांसेस हैं कि मैं 50% पैसा रोकूं। तो अब हमारे सामने सर यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि सर कितना पैसा रोकना है, कैसे निकालूंगा। तो बेटा हम यहां पे वेटेड अमाउंट निकालेंगे, हम यहां पे वेटेड अमाउंट निकालेंगे, दिखाऊंगा भी मैं कैसे निकालेंगे। नीचे क्या दे रखा है, द करंट रिस्क फ्री रेट इज 3.75 विद अ बीटा ऑफ 1.2 हैविंग अ रिस्क प्रीमियम ऑफ 4.25। ये बेसिकली आपको CAPM मॉडल का डेटा दे रखा है, इसके बेसिस पे आप KE निकाल दोगे। तो KE निकल के आ जाएगा यहाँ से, हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वहाँ से डिविडेंड निकल के आ जाएगा, ये हमारा R दे रखा है। यहाँ से सर हम रिटेंशन रेशियो निकाल देंगे। हमें सर पूछा है कि करंट मार्केट प्राइस लगा दो यूजिंग गॉर्डन फॉर्मूला, ठीक है जी। तो गॉर्डन फॉर्मूला सर हमारा कैसा होता है, D0 1 + G डिवाइड बाई KE - G। KE कैसे निकालेंगे सर, KE का डेटा यहाँ पे हमें दे रखा है, CAPM मॉडल निकालेंगे कैसे, RF प्लस बीटा RM - RF। RF कितना दे रखा है भाई 3.75, बीटा कितना है सर 1.2, RM - RF सर हमें ऑलरेडी कंप्यूट करके दे रखा है 4.25। जब भी बेटा प्रीमियम लिखा हो तो इसका मतलब सर माइनस करके दिया है आपको, 4.25 इंटू 1.2 प्लस 3.75, बेटा ये आ जाएगा 8.85। तो सर KE हमें निकाल के दे रखी है 8.85%, ठीक है। D0 मैंने आपको बता ही दिया था सर 10 रुपीज पर शेयर है, ठीक है। KE हमारी सर कहाँ है, KE आ रही है बेटा 8.85%। अब बचा क्या सर, G की बात रह गई है, ठीक है जी। G कैसे निकालेंगे सर, G हमें पता है इज इक्वल टू B इंटू R से निकलता। सर R तो हमें डायरेक्टली दे रखा है, R तो हमें सर डायरेक्टली दे रखा है 10%, लेकिन B नहीं पता रिटेंशन रेशियो कितना है। तो बेटा रिटेंशन रेशियो हमने बेसिकली वेटेड निकाला है। कैसे निकाला, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना आया सर 50% का 30% यानी कि 15%, 60% का 40% यानी कि 24%, और 50% का 30% यानी कि 15%। तो बेटा ये आ गया आपका 0.54। तो बेटा हमने G निकाल दिया 0.54 इंटू 0.1 यानी कि 5.4% हमारा G निकल के आ गया है। तो बेटा P0 कैसे आएगा, 10 1 प्लस G कितना है 0.1 डिवाइड बाई KE कितना है सर 8.85, 8.85 माइनस 5.4%, ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से हमारा P0 निकल के आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी आपका होगा, आपको आना चाहिए। तो यह आ जाएगा 8.85 माइनस 5.4 3.45, तो यह आ जाएगा 11 डिवाइड बाई, यह आ जाएगा बेटा 318 रुपये 84 पैसे, इतना ही आ रहा है। अच्छा सॉरी, ग्रोथ रेट हमारा ये है, ठीक है जी। तो बेटा इसके हिसाब से 305 रुपये हमारा आ जाएगा निकल के P0, ठीक है। तो सर इस तरीके से हमारे गॉर्डन मॉडल के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा गॉर्डन मॉडल में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए बेटा गॉर्डन मॉडल के अंदर ना एक चीज और आती है, वो भी सीख लेते हैं एंड टू एंड, जो लास्ट टाइम से सितंबर के टाइम में आई भी थी, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आता रहता है इसके ऊपर बेस क्वेश्चन। क्या, अगर सर वेरिएबल ग्रोथ रेट है, ठीक है। अभी तक सर हमें क्या बताया जाता था कि ग्रोथ रेट पूरी जिंदगी एक चलने वाला है, 5% है तो 5% चलेगा, 10% है तो 10% चलेगा। लेकिन सर कई क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि भैया पहले 5 साल आपका ग्रोथ रेट रहेगा 10%, उसके बाद जिंदगी भर तक आप रहोगे 6% पे, ठीक है। तो सर इस केस में हमें P0 कैसे निकालना है वो हमें सीखना है। तो बेटा इस केस में आप P0 कैसे निकालते हो, आइए देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल अभी बुक का सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, जैसे इंस्टीट्यूट कराता है वो नहीं देखेंगे, अपनी समझ लगा के सीखेंगे। X लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 2185। बेटा आज की डेट में इन्होंने करंट मार्केट प्राइस है 2185 चल रहा है।
ड्यूरिंग द FY21 द कंपनी पेड 140 एज डिविडेंड पर शेयर। D0 है सर, कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 12% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years, देन 5% पर एनम फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो कह रहे पहले 4 साल के लिए आप ग्रो करने वाले हो 12% पे, ठीक है, और उसके बाद आप जिंदगी भर 5% पे ग्रो करोगे। सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, सर KE हमें बता रखी है 18%। सर ग्रोथ रेट हमें दो दे रखे हैं, पहले 4 साल के लिए कुछ और, अब बाद के लिए कुछ और। तो सर यहाँ पे ग्रोथ रेट का लोचा हो गया, वरना क्वेश्चन तो बड़ा सीधा था, ठीक है। वो कह रहे फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, और बताओ भैया शेयर ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। पहले बात करते हैं सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। सर फ्यूचर में उस शेयर से जितने भी आपके कैश फ्लो आने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू बता दो, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज क्या क्या आएंगे सर देख लेते हैं। सर अगर मैं देखूं 1 2 3 4, 4 साल का है सर, ठीक है जी। पहले साल क्या आएगा सर D1, दूसरे साल क्या आएगा D2, तीसरे साल क्या आएगा D3 और चौथे साल क्या आएगा D4। तो चलिए सर चारों साल के डिविडेंड निकाल देते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो बेटा D1 था आपका 140 रुपए, सॉरी D0, तो D1 कितना हो जाएगा सर 140 प्लस ग्रोथ रेट। बेटा पहले 4 साल में ग्रोथ रेट कितनी है सर, पहले 4 साल में ग्रोथ रेट है हमारी 12%, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.12, यहाँ पे 140 प्लस 1.12 की पावर 2, 140 प्लस 1. ठीक है जी, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे ग्रोथ रेट से, 1.12 दी पावर 3 और 140 1.12 दी पावर 4, ठीक है जी। तो इस तरीके से सर हमारा डिविडेंड निकल के आ जाएगा अगले 4 सालों का, मतलब सर अगले 4 साल में हमें कितना कितना डिविडेंड मिलने वाला है वो हम पता कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 156.8 175.616 196.68 इज इक्वल टू एक और आ जाएगा 220.29, ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से अगले 4 साल में हमें क्या क्या डिविडेंड आने वाले हैं वो हमने निकाल लिए, ठीक है, बराबर है। हमने सर अगले 4 सालों का कैश फ्लो निकाल दिया। बेटा 4 साल के एंड पे जाके हम शेयर प्राइस भी निकाल लेते हैं। हम 4 साल के एंड में जाके शेयर प्राइस निकाल लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि 4 साल के एंड पे जाके हम शेयर को बेच देंगे। दिस इज अवर एजम्पशन इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। मतलब जब तक एक ग्रोथ रेट चल रहा है उसके हिसाब से डिविडेंड लेते रहो। जब ग्रोथ रेट आपका कंसिस्टेंट हो जाए, जब ग्रोथ रेट आपका कंसिस्टेंट हो जाए तो आप उस टाइम शेयर के प्राइस निकाल दो। तो बेटा 4th ईयर के एंड पे आपका ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट हो गया, तो यहां पे आप शेयर प्राइस निकाल दो P4। तो P4 कैसे निकलेगा सर, अगर मैं P0 निकालता हूं तो D1 लेता हूं, अगर मैं P4 निकालूंगा तो D5 लूंगा, ठीक है जी। तो यहां पे आ जाएगा D5 अपॉन KE माइनस G। D5 कितना है जी, ये है सर 246.73 डिवाइडेड बाई KE कितना है सर, KE है 18%, और सर इसके बाद अब मेरा फ्यूचर ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है, खाली 5%, ठीक है जी। तो बेटा यहां पे हमारी इस शेयर का प्राइस निकल आएगा कब, 4थे साल के एंड पे, 246.73 डिवाइड बाई 0.13, यह आ जाएगा बेटा 1897.92, ठीक है। तो हमने सर फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लिए, हमने फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लिए कैसे, हमने कहा चारों साल हमारा ये डिविडेंड आएगा और 4थे साल के एंड पे अगर हमने शेयर बेच दिया तो उस टाइम शेयर की वैल्यू ये रहेगी। चलिए अब क्या करेंगे सर, इस पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे, ठीक है जी। इस पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाएंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर किस रेट पे लगेगा बेटा, जब भी हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं किस पे करते हैं, हमेशा सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे,
ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कर देंगे, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर किस पे आएगा, 18% पे। तो 1 डिवाइड बाई 1.8 टू द पावर 1, 1 डिवाइड बाई 1.8 टू द पावर 2, 1 डिवाइड बाई 1.18 टू द पावर 3, 1 डिवाइड बाई 1.18 टू द पावर 4, 1 डिवाइड बाई 1.18 टू द पावर 4। ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से जितने भी हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको हम सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। अब बेटा यहाँ पे बड़ा ध्यान देना, ये सर इंस्टीट्यूट में टू दी पावर 5 कर रखा है स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो वो सर गलत है, इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। तो अगर आप लोगों ने सर इलस्ट्रेशन देखा होगा इंस्टीट्यूट के अंदर ये वाला, तो उसमें टू दी पावर 5 है, नहीं सर वो टू दी पावर 4 आएगी। ठीक है जी। जिस साल से आपका ग्रोथ रेट चेंज हो रहा होता है उस साल पे हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके बेस पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। अब जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या करा है इन्होंने। D1 को डिस्काउंट कर दिया 1 साल पे, D2 को 2 साल पे, D3 को 3 साल पे, D4 को 4 साल पे। अच्छा, यहां पे बेटा एक चीज हमें चेंज करनी पड़ेगी, एक चीज यहां पे चेंज करनी पड़ेगी। यहां पे जो D5 आएगा वो 220.29 इंटू 1.05 के हिसाब से आएगा, क्योंकि अगले साल हमारी जो ग्रोथ है वो 5% है। ये आ जाएगा 220.29 इंटू 1.05 डिवाइड बाई 0.13, 1779.26। ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है सब, प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमारी 1408.29, जबकि मार्केट में प्राइस चल रहा है 2185 का। तो हम कहेंगे भाई तुम्हारा शेयर जो ओवर प्राइस है वो है 776.76। ठीक है जी। तो हमने क्या करा, हमने सर अगर नेट में समझे, हमने सबसे पहले शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली। कैसे, फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो कैसे निकाले सर, जब तक मेरा डिस्काउंट ग्रोथ रेट अलग है तब तक के डिविडेंड निकाले, जब मेरा ग्रोथ रेट बराबर आ गया तब मैंने शेयर प्राइस निकाला, तो मेरे पास फ्यूचर कैश फ्लो आ गए। उनको मैंने डिस्काउंट करा के के बेसिस पे, आज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। जो टोटल आया प्रेजेंट वैल्यू को उसे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कह दिया। तो करंट इंट्रिंसिक वैल्यू को हमने करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करा और हमने कहा सर हमारा शेयर प्राइस ओवर प्राइस्ड आ रहा है। ठीक है जी। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे लिख के पूरा प्रैक्टिस करेंगे, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपका 4 से 5 नंबर में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताओ जी बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछे। सर फॉर्मूला देख के बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन है नहीं, कंसेप्चुअली चलोगे तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहां पे D1, D2, D3, D4 और यहां पे उन्होंने D5 निकाल रखा है, तो हमने भी सर वही करा हुआ है पूरा। ठीक है जी, क्लियर है वाला क्वेश्चन। कई बच्चे सर चूक जाते थे, अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन सर। हमने पहला जो अपना मेजर मेथड था कौन सा, गॉर्डन का, वो हमने कर लिया है। अब हम चलते सर वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल बहुत ही आसान है। क्या कहता है, वो भी सर शेयर प्राइस निकालने को कहता है, वो भी शेयर प्राइस निकालने को कहता है, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। वॉल्टर मॉडल क्या कहता था, उसने सर फॉर्मूला दिया शेयर, ओहो सर पिक्चर नहीं आ रही है। ठीक है जी, वॉल्टर ने क्या कहा, वॉल्टर ने कहा शेयर प्राइस निकाल दो, लेकिन इस तरीके से निकालो जरा। ठीक है, जिस हिसाब से गॉर्डन भाई साहब कह रहे हैं नहीं, वो उस हिसाब से मत निकालना, इस फॉर्मूले से निकाल देना। फॉर्मूला क्या है समझो। उसने कहा जो डिविडेंड पे करा है, ठीक है जी, उसको आप डिस्काउंट करके आज प्रेजेंट वैल्यू ले आओ। ठीक है, जो आपने पैसा रोक लिया है, ठीक है, उस पे मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना ज्यादा है के ई से। समझो सर, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आर है मेरा 20% मान लीजिए, के ई है 15%। ठीक है, आर है 20%, के ई है 15%, डिविडेंड है 0। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर है हमारी सर 20 रुपये।
ठीक है जी। हमें सर ये इतना सा डेटा दे रखा है, अर्निंग पर शेयर इज 20 रुपीज, आर इज 20%, के ई इज 15%। मैंने कहा इस फॉर्मूला से जरा मुझे बताओ पी की वैल्यू अगर हमारा डिविडेंड पे आउट 0% है और हमारा डिविडेंड पे आउट 100% है। ठीक है जी। मैंने आपसे कहा कि भैया अगर ये डेटा आपको दे रखा है तो आप मुझे पी की वैल्यू निकाल के दो। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, अपन पहले डी लेंगे, इस केस में तो डिविडेंड 0 है तो 0 कर दिया, प्लस आर है मेरा 20% और के ई है मेरा 15%, वो कर दिया, और ई माइनस डी, ई कितना है 20 माइनस 0, ये डिवाइडेड में 15%। इस तरीके से बेटा आपका प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 20 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.15 डिवाइड बाई 0.15, ये आ जाएगा बेटा 177.77। मतलब सर जब मैं 0% डिविडेंड दे रहा हूं तो वॉल्टर के हिसाब से मेरा जो शेयर प्राइस है वो 177.77 बनता है। अगर मैं 100% दे रहा हूं तो सर ये पूरा 20 रुपये यहां पे आ जाएगा, प्लस 20% डिवाइड बाई 15%, 20 माइनस 20, ठीक है जी, डिवाइड बाई 15%। तो बेटा 20 माइनस 20 0 हो गया, तो ये पोर्शन तो खत्म। ठीक है जी। तो सीधे हम कह सकते हैं 20 डिवाइड बाई 0.15, ये निकल के आ जाएगा 133.33। यानी कि सर हमारा वॉल्टर मॉडल भी सेम चीज कहता है कि अगर आपका आर के ई से ज्यादा है तो आप डिविडेंड 0% दो, आपका शेयर प्राइस हाईएस्ट होगा, और अगर आपका आर के ई से छोटा है तो सारा डिविडेंड पे आउट कर दो, कुछ भी री इन्वेस्ट मत करना। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी फिलॉसफी है हमारे वॉल्टर मॉडल की। अब जस्ट सर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में चले जाते हैं। देखो बैकग्राउंड क्या है, हमने सर पढ़ा था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ा था हमने, सॉरी डिविडेंड यील्ड मॉडल पढ़ा था हमने, डिविडेंड यील्ड मॉडल पढ़ा था। कौन सा सर? जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली थी। कैसे निकालते थे इसमें सर? के ई इज इक्वल टू डी अपॉन पी जीरो। इसकी एजम्पशन क्या होती थी कि सर यहां पे कोई ग्रोथ नहीं है, यहां पे कोई ग्रोथ नहीं है, इसलिए आप देखोगे इस फॉर्मूले के अंदर कोई भी ग्रोथ यूज नहीं हो रही। ठीक है, हमारा आर है, के ई है, अर्निंग्स है और डिविडेंड है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले की एजम्पशन देखोगे, रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। ठीक है जी, चलिए, तो बेटा इस तरीके से यहां पे कोई ग्रोथ नहीं है। तो अगर इस फॉर्मूले को ही हम देखें तो इससे हम के ई निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम सर पी जीरो को इधर निकाल देते हैं और डी अपॉन के ई कर देते हैं। ठीक है जी, तो सर ये हमारा आधा अधूरा फॉर्मूला था। ठीक है जी, सीधी सी बात है, उन्होंने कहा ये आधा अधूरा फॉर्मूला था। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट री इन्वेस्ट हो रहा है, जो आपने रोक लिया है भाई, वो भी तो री इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो उस चीज को और कंसीडर कर लो। तो बेसिकली बस उन्होंने जो अमाउंट री इन्वेस्ट हो रहा था उसको ऐड कर लिया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं डी अपॉन के ई, ये तो पहले से ही आ रहा था, साथ में ऐड कर दिया आर अपॉन के ई डी माइनस ई। ठीक है जी, ये पोर्शन और ऐड कर दिया आपका, बस। ठीक है, तो सर इस तरीके से वॉल्टर ने अपना दिमाग लगा के फॉर्मूला बनाया। उसने कहा अगर यहां तक छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा भाई, जो पैसा तुम कंपनी के अंदर रोक रहे हो वो भी तो ग्रो कर रहा है, वो भी तो शेयर प्राइस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो पी जीरो के अंदर ये भी कंसीडर करो। इसलिए सर वॉल्टर ने ये फॉर्मूला दिया। ठीक है जी, तो वॉल्टर का फॉर्मूला सिंपल है, डी अपॉन आर अपॉन डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी, जो भी पैसा रोका है वो, और सबको हम डिवाइड कर देंगे के ई से। ठीक है जी, सेम सर जैसे हमने गॉर्डन में डिसीजन लिया था, सेम तरीके से यहां पे भी हम डिसीजन लेंगे कि भैया अगर री इन्वेस्ट करके पैसा ज्यादा मिल रहा है तो कुछ भी डिविडेंड पे मत करो, और अगर री इन्वेस्ट करके पैसा कम मिल रहा है तो सारा डिविडेंड पे आउट कर दो। सेम यहां पे भी बेसिस है। चलिए देखते सर इसका क्वेश्चन भी, बड़े आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं सर 4 पे। चलिए ये सब आप मुझे कंप्यूट करके बताएंगे खुद से। अर्निंग ऑफ द शेयर, अर्निंग ऑफ द कंपनी है बेटा 30 लाख रुपए की, डिविडेंड पे आउट है 60%, डिविडेंड पे आउट आपको दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5 लाख है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा आर है, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के ई है। सबसे पहले हमने देख लिया सर आर इज ग्रेटर देन के ई, मतलब भैया 0% डिविडेंड होना चाहिए। आइडल सिचुएशन है कि भैया 0% डिविडेंड पे करो। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या, डिटरमाइन व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। वो कह रहे हैं वॉल्टर मॉडल के हिसाब से भाई मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई निकालेंगे। ई कितना है 30 लाख डिवाइड बाई 5 लाख,
यानी कि सर एक शेयर पे हमने 6 रुपए कमाए हैं। उन्होंने कहा पे आउट कितना है 60%, तो डिविडेंड कितना गया होगा 3.6, और सर हमने रिटेन अर्निंग कितनी करी होगी 2.4। ठीक है जी। अब आगे सर हमें सीधे फॉर्मूला लगा देना है, P इज इक्वल टू डी कितना है 3.6 प्लस R अपॉन के ई। आर कितना है 15% डिवाइड बाई 13%। सर रिटेन्ड अर्निंग कितनी है हमारे पास, डी माइनस ई माइनस डी। सर 2.4 इधर रोकिए सर, वही लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई 0.13। चलिए जी सर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2.4 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.13 प्लस 3.6 डिवाइड बाई 0.13। बेटा आंसर आ गया आपका 48.99 रुपीज का प्राइस पर शेयर। ठीक है जी, तो 48.99 यानी कि 49 रुपीज राउंड ऑफ में हमारा निकल के आ गया है। अमन ने बिल्कुल सही बताया, बहुत ही बढ़िया। सेकंड में कह रहे हैं कंप्यूट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम क्या करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल। सर जब हमने यहां पे डिसाइड कर लिया ना आर इज ग्रेटर देन के ई, इसलिए कोई पैसा नहीं है डिविडेंड का बाहर निकाल के, क्योंकि बाहर जाके हम 13% कमाने वाले हैं, कंपनी के अंदर ही हम 15% कमाएंगे। इसका मतलब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना है 0%। ठीक है जी, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज 0%। तो कह रहे कंप्यूट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल 0% है। ठीक है, लिखेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ सीधे 0% लिख दिया, नहीं लिखेंगे सिंस द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज 15% is greater than 13%, then as per Walter model the optimum dividend payout ratio should be 0% to maximize the share price। ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे पूरा। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एट दैट पे आउट रेशियो, कह रहे 0 पे मार्केट वैल्यू निकाल दो। चलिए वो काम मैं कर देता हूं। ठीक है जी, तो P इज इक्वल टू डी, डी कितना है सर 0, क्योंकि हम सब कुछ पे आउट नहीं कर रहे। 15% डिवाइड बाई 13%, ई माइनस डी, ई कितना है 6 रुपए, डी कितना है सर 0 डिवाइड बाई 0.13, कितना आ जाएगा सर 6 इंटू 0.15 डिवाइड बाई सर ये आ गया है 56 रुपए 80 पैसे। यानी कि सर जैसे ही हमने डिविडेंड पे आउट 0 करा तो हमारा सर शेयर प्राइस निकल के आ गया है 56.80 रुपीज। ठीक है जी। आंसर अलग क्यों आ रहा है भाई, कोई कंपटीशन एरर कर दी क्या हमने। हाँ जी 53.25 आ रहा है। चलिए तो हमने सर प्राइस निकाल दिया है एज पर वॉल्टर मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन फॉर अ कंपनी, क्या क्या है सर 10 रुपए अर्निंग पर शेयर है, प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5 है। जैसे ही बेटा पीई दिया आपको, आप के ई निकाल सकते हो, कैसे 1/12.5 यानी कि 8% के ई है। ठीक है जी, तो जब पीई दिया हो तो आप 8% के ई निकाल सकते हो उसके बेसिस पे। बेटा रेट ऑफ रिटर्न ये आपको आर दे रखा है, ये आपको ई दे रखा है। बेटा ये मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल, मतलब वॉल्टर मॉडल के हिसाब से मार्केट प्राइस पी है। अच्छा सर वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल अगर हम दोनों से निकालें तो क्या मार्केट प्राइस सेम आएगा, नहीं बेटा, दोनों के हिसाब से अलग अलग आएगा। तो ये मत सोचना कि वॉल्टर मॉडल का जो मार्केट प्राइस है वो मैं गॉर्डन मॉडल में यूज कर लूँ, ना, दोनों के हिसाब से अलग आएगा, दोनों की थ्योरी अलग है, दोनों का तरीका अलग है निकालने का। ठीक है, सबसे पहले पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। हमने डिविडेंड कितना पे आउट करा, सर कैसे निकालेंगे, देखो हमें सर वॉल्टर के हिसाब से दे रखा है मार्केट प्राइस, ये कितना होता है डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के ई। पी दे रखा है हमें, हाँ सर पी दे रखा है, कितना है सर पी है हमारा 130 रुपए। क्या डी दे रखा है, नहीं सर डी नहीं दे रखा। क्या आर दे रखा है, हाँ जी सर आर दे रखा है 12%, और के ई है हमारा सर 8। क्या ई दे रखा है सर, हाँ ई हमें दे रखा है 10 रुपए, लेकिन सर डी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे डी डी ऐसे ही लिख देंगे 0.08। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका डिविडेंड निकल के आ जाएगा। करें जरा सॉल्व, करें सॉल्व। डी इज इक्वल टू 1.5 या फिर सीधे ले देते 15 माइनस 1.5 डी,
तो -0.5D इज इक्वल टू 15 माइनस 10.4 4.6 माइनस, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 9.2। यानी कि सर 10 रुपए में से 9.2 हमने डिविडेंड पे आउट करा है। इसका ना डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 92%। ठीक है जी, तो पहले पार्ट में हमने सर डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल दिया है। सेकंड पार्ट में पूछा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट। वो कह रहे हैं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पे कितना हमारा मार्केट प्राइस होगा। तो बेटा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट कितना है सर, R 12 है, KE 8 है, इसका मतलब सर ऑप्टिमम पे आउट 0% है। तो 0% पे बेटा आप लोग यहां पे शेयर प्राइस निकाल के आ जाएंगे, पी की वैल्यू निकाल देंगे। पीई रेशियो एट विच, बड़ा प्यारा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। पीई रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी हैव नो इफेक्ट ऑन द शेयर प्राइस। वो कह रहे हैं ऐसे कौन से पीई होगा जब हमारे साथ डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब सर जब हमारा सर R इज इक्वल टू KE होता है तब हमारी सर पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो R कितना है सर 12, यानी कि KE भी जब 12 होगा तब हमारी पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर KE 12 है तो पी रेशियो कितना होगा निकाल देते हैं। PE इज इक्वल टू KE 1/12%, तो 1 डिवाइड बाई 0.12 बेटा 8.33। यानी कि सर जब पीई रेशो 8.33 होगा तब मेरी डिविडेंड पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पार्ट थर्ड का अगर आप आंसर देखेंगे 8.33। ठीक है जी, तो हमने बेसिकली उस फंडे का इस्तेमाल करा जब आर हमारा KE के बराबर आता है तो डिविडेंड पॉलिसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट दिस पीई रेशो, वो कह रहे हैं कि जब आपका पीई 8.3 है, मतलब सर KE आपका 8 ना होके 12% है, तब निकालो मार्केट प्राइस कितना है। सिंपल है सर, हमारे पास E है, हमारे पास D है, हमारे पास KE है रिवाइज वाला, हमारे पास R है, हम मार्केट प्राइस निकाल देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो 0.12 ले लिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 83.33 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया सही बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लास्ट पार्ट है पूछा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, मतलब सर गॉर्डन मॉडल के हिसाब से भी एक बार मार्केट प्राइस निकाल के बता दो। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहां पे मैं KE कौन सा लूं, ओरिजिनल वाला यानी कि 8% लूं, या फिर जो बाद में रिवाइज कर दिया था 12% वो लूं। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर पार्ट्स आपको कई सारे दे रखे हैं और लास्ट पार्ट में कुछ पूछा है तो वो ओरिजिनल डेटा के रिलेटेड ही पूछा होगा, अनलेस एंड अनटिल यहां पे बोला ना गया हो कि KE आपको कौन सा वाला यूज करना है। तो KE यहां पे सर 8% था ओरिजिनल डेटा में। ठीक है, यहां पे हमने निकाला था 12%। हमसे लास्ट पार्ट में पूछा कि भैया ग्रोथ मॉडल के हिसाब से हमारा बता दो कितना शेयर प्राइस आएगा। ठीक है जी, तो हम ओरिजिनल वाला यूज करेंगे, नॉट दिस वन। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये सर यूनिवर्सली कॉस्ट FM किसी भी पेपर में आपकी ये चीज फॉलो होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने KE 8% यूज करा है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वॉल्टर मॉडल का एक और क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ RJ लिमिटेड। बेटा नेट प्रॉफिट है 50 लाख, प्रेफरेंस शेयर से सर 200 लाख के, इस पर हम 13% डिविडेंड देते हैं, यानी कि 50 लाख माइनस 26 लाख। हाँ जी, 26 लाख हमारे डिविडेंड पे चले गए। शेयर होल्डर्स के लिए कितने बचे सर 24 लाख रुपए बचे। 6 लाख शेयर्स हैं, तो बेटा EPS कितना आ गया 4 रुपए पर शेयर EPS आ गया है। सर रिटर्न ऑन इक्विटी है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है सर R है हमारा 25%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि KE है हमारी 15%। वो कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो बाय कीपिंग द शेयर प्राइस एट 40। वो कह रहे हैं 40 रुपए हमें शेयर प्राइस रखना है, तो बताओ कितना हमारा डिविडेंड पे आउट होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, उसने हमें बता रखा है ठीक है जी, उसने कहा है हमें शेयर प्राइस 40 रुपए रखना है, डिविडेंड हमारा कितना होना चाहिए, डिविडेंड हमें पता नहीं, वही तो निकालना है। R है 25%, KE है 15%, अर्निंग हमें सर निकाल ली है 4 रुपए, D हमें पता नहीं है, और बेटा KE अगेन है 0.15। तो इसको बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 6.67 माइनस 1.67D। ठीक
ठीक है जी, इसे आप सॉल्व करेंगे और आपका बेटा डी निकल के आ जाएगा कितना, 25%। ठीक है जी, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 25% निकल के आया। चलो मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 0.67 डी माइनस का इधर आ जाएगा, ठीक है जी, उधर आ जाएगा माइनस का 0.67, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, हाँ जी। तो बेटा डिविडेंड यहाँ पे हमारा 1 रुपीज निकल के आ जाएगा। अगर हम देखें सर तो हम 4 रुपए की अर्निंग कमा रहे हैं, इसमें से 1 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, तो 25% मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, कुछ ज्यादा खास था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कुछ इसमें सर अलग सा नहीं है, आप घर से प्रैक्टिस करके लाएंगे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ये क्या है, इसमें टोटल अर्निंग दे रखी है 2 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे 20,000, डिविडेंड पेड है 1.5 लाख, और आपका सर प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5%। तो इससे के ही निकाल दोगे 8%। सर रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है, नहीं सर रेट ऑफ रिटर्न इसमें मिसिंग है, लेकिन डिविडेंड पे आउट दे रखा है हमें। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितनी है सर, ई है हमारे पास 10 रुपये, 2 लाख डिवाइड बाई 10। सर अगर डिविडेंड देखें तो 7.5 रुपये हमारा डिविडेंड है और रिटेन है 2.5। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। ठीक है, एनालाइज वेदर कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि सर कंपनी क्या ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है। अब आप कहोगे सर ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी के लिए हमें आर तो पता होना चाहिए, आर तो है ही नहीं। तो बेटा अगर आपको आर ना दे रखा हो तो कैसे निकाल सकते हो। आर क्या है सर, नेट प्रॉफिट है हमारा, बेसिकली हमने कितना कैपिटल लगा रखा है उस पर हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है, हम देखें सर हम कमा कितना रहे हैं 2 लाख, हमने कैपिटल कितनी लगा रखी है सर 20,000 शेयर है 100 रुपए वाले, यानी कि 20 लाख की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कमाया हमने 2 लाख। तो बेटा आपका जो आर है वो कितना है 10% है। ठीक है जी, आर 10% है, के ई आपका 8% है। तो आप क्या करोगे सर, हम सारा पैसा री इन्वेस्ट कर देंगे, 0% डिविडेंड पे आउट हो जाएगा। देखिए के ई 8% है, ठीक है, तो हमें सर 0 डिविडेंड पे करना चाहिए जिस हिसाब से हमने निकाला है। ठीक है, 0 डिविडेंड पे आप देखो, वॉल्टर के अंदर आप 0 डिविडेंड पे शेयर प्राइस निकाल सकते हो, सर गॉर्डन के अंदर नहीं निकाल सकते। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऐसा पीई निकालो जिसपे सर डिविडेंड पॉलिसी का कोई फर्क ना पड़े। मतलब सर आर इज इक्वल टू के ई, आर इज इक्वल टू के ई। क्या सर आप आर को बदल सकते हो, नहीं सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो जो है वही आएगा, के ई बदल सकते हैं। तो सर के ई कितना हो जाएगा, अगर हमारा सर आर 10% है तो हम चाहेंगे के ई भी 10% हो जाए, और अगर 10% के ई है तो पीई कितना हो जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो सर 10 टाइम। ठीक है जी, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पी हमारा 10 होगा जब हमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चलिए जी, लास्ट पार्ट और देख लेते क्या कह रहा है, विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशियोज 8 इंस्टेड ऑफ। तो सर हम निकाल के बता देंगे हमारा डिसीजन क्या रहने वाला है। चलिए तो बेटा ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर हम आते हैं अपने चैप्टर के सेकंड लास्ट कंसेप्ट पे। चलो एमएम से पहले सर मैं आपको एक और कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, दोनों छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ। बेटा ग्राम डॉट और लिंटर है हमारे कोर्स में, ठीक है, उनका सर बहुत ज़्यादा हमें बैकग्राउंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम उसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। लिंटर फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया हमारा डिविडेंड कितना होना चाहिए, D0 मतलब इस साल का डिविडेंड, ये बेटा मल्टीप्लाई कर देना, माइनस रह गया, D0 ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा EPS है और जो भी हमारा टारगेट पे आउट है, माइनस D0 जो भी हमारा पिछले साल का डिविडेंड है, इनटू हमारा एक फैक्टर एन्युटी फैक्टर। ठीक है, इस बेसिस पे बेटा हमें लिंटर मॉडल कहता है कि डिविडेंड निकालना। फॉर्मूला याद रख लो, उसके बैकग्राउंड में डेरिवेशन में नहीं जाने का कोई फायदा है, क्योंकि सर बहुत लंबा डेरिवेशन है और उसका कोई आउटकम आपको मिलने नहीं वाला, कोई एनहांसमेंट नहीं है। ठीक है जी, लिंटर मॉडल सर पिछले अगर मैं 12 टाइम की बात करूं तो एक बार आया हुआ है। ठीक है, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें लिंटर और ग्राम डॉट दोनों आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप एज इट इज फॉर्मूला लगाएंगे। अभी एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, पता चल जाएगा फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, ग्राम डॉट की बात करूं, अगेन सर सेम सिंपल फॉर्मूला में याद रखना है, P इज इक्वल टू मल्टीप्लायर
जो भी मल्टीप्लायर में क्वेश्चन में दे रखा होगा D प्लस अर्निंग डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, तो हमें सर ये हमें ग्राम डॉट का याद रखना है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, ईपीएस ऑफ अ कंपनी 60 रुपीज एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, मल्टीप्लायर इज 5। वो कह रहे हैं ग्राम डॉट के हिसाब से निकाल दो। क्या फॉर्मूला था सर? एम डी ई बाई 3। एम हमें दे रखा है सर। क्या डी हमें दे रखा है? ठीक है, डी निकाल सकते हैं सर, 60 का 60%। अर्निंग हमें दे रखी है सर, अर्निंग हमें दे रखी है और डिवाइड बाई 3। तो बेटा सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। 60 इंटू 6, जो भी आपका सर पे आउट रेशियो है वो आपने निकाल दिया 36। ये अर्निंग है डिवाइड बाई 3, डिविडेंड 36 आ गया। ये आपकी अर्निंग डिवाइड बाई 3 आ गई, ये आपका मल्टीप्लायर आ गया। तो बेटा पी आ गया आपका 280। ठीक है जी, तो बेटा ये हमारा ग्राहम डॉट मॉडल से निकल के आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। सेकंड है सर हमारा लास्ट ईयर डिविडेंड इज 6.34, यानी कि D0 दे रखा है। एडजस्टमेंट फैक्टर, बेटा एक एडजस्टमेंट फैक्टर जो हमने देखा था AF, वो हमें दे रखा है 45%। टारगेट पे आउट दे रखा है 60%। करंट ईयर EPS दे रखा है 12%। और वो कह रहा है कि भैया डिविडेंड निकालो लेंटर मॉडल लगा के। लेंटर मॉडल का फॉर्मूला क्या था? D0 EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। D0 कितना? 6.34। EPS कितना सर? 12। टारगेट पे आउट है 60% माइनस D0 इंटू 0.45। बेटा 6.727 हमारा डिविडेंड निकल के आ गया है। ठीक है जी, तो बेटा ये एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके चले आना। ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको मुझे लगता है या तो MCQ में आएगा। ठीक है, अब तो 4-5 नंबर में नहीं देने वाले। लास्ट टाइम शायद ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन अब आया तो आपका 1-1 या 2-2 नंबर वाले MCQ के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं सर इस चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट पे, जो कि हमारा सर MM मॉडल। ठीक है जी, मोदी गिलानी मिलर हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है सर, समझते हैं। ये कहता है कि डिविडेंड आप कितना भी दो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मतलब सर जो गॉर्डन कह रहा था कि भैया आप डिविडेंड अगर कम ज्यादा करोगे तो आपका शेयर प्राइस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी सर वॉल्टर कह रहा था कि भैया अगर आप डिविडेंड कम ज्यादा करोगे तो हमारे शेयर प्राइस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये सर नया भाई निकल के आया, इसने कहा कि अगर आप डिविडेंड कम ज्यादा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे? कंपनी की वैल्यू पे। इसने ये नहीं कहा कि शेयर प्राइस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसने कहा कंपनी की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो MM हाइपोथेसिस क्या कहता है कि भैया डिविडेंड तुम चाहे 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, 100% दो, 0% दो, मेरी जो कंपनी की वैल्यू है, मतलब कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए इसने क्या कहा? इसने कहा 2 सिनेरियो बनाओ। इसने कहा 2 सिनेरियो बनाओ, एक जब डिविडेंड पे हुआ है, ठीक है, और एक जब डिविडेंड नहीं पे हुआ है। ठीक है, इसने कहा 2 सिनेरियो बनाओ और दोनों सिनेरियो बना के कंपनी की वैल्यू निकालो। देखो देख लेना दोनों के सिनेरियो में कंपनी की वैल्यू सेम आएगी। तो कौन कौन से सिनेरियो बताए कि डिविडेंड पे होगा, अगर डिविडेंड पे नहीं होगा। स्टेप 1 क्या करेंगे? स्टेप 1 करेंगे तो सबसे पहले हम P0 निकालेंगे, मतलब आज का शेयर प्राइस निकालेंगे दोनों सिनेरियो के अंदर। ठीक है जी, कैसे निकालते हैं बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला बताया इन्होंने कि जितना भी हमारा फ्यूचर शेयर प्राइस होगा प्लस जितना भी हमें 1 साल बाद डिविडेंड मिलेगा, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू इज माई पी। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं सर? डिस्काउंट कर देते हैं। तो 1 साल बाद का शेयर प्राइस, 1 साल बाद का डिविडेंड, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस के, हमने सर डिस्काउंट कर दिया। ऐसे ही बेटा अगर हमने डिविडेंड पे ही नहीं करा है तो क्या होगा? P1 अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा दोनों केस में हम शेयर प्राइस निकाल लेंगे। तो ये हमारा सर आज का शेयर प्राइस निकल के आ गया। फिर इसने अपना मॉडल समझाने के लिए एक चीज और बताई कि हमें सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो इसने एक एजम्पशन दी कि भैया मेरा मॉडल समझने के लिए ना तुम्हें ऐसे समझो कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा कुछ अगले साल। मान लो आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स रेज करोगे? तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 1 लाख हमारे रुपए का चाहिए। मान लो यहाँ पे हमारा 100 रुपए निकल के आता है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली यहाँ पे हमारा 100 रुपए निकल के आता है, तो हम कहेंगे कि 1 लाख डिवाइडेड बाई क्या सर? डिवाइडेड बाई जो भी हमारा शेयर प्राइस है 100 रुपए,
तो हम सर 10,000 शेयर इशू, सॉरी 1,000 शेयर हम इशू कर देंगे, मतलब 1,000 शेयर इशू करके हम 1 लाख रुपए लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो उसने कहा कि हम डेल्टा एन निकालेंगे, तो डेल्टा एन कैसे होगा सर, आई डिवाइडेड बाई जो भी आपने यहाँ पे शेयर प्राइस निकाला था। लेकिन सर 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन हो सकता है मेरे पास कुछ रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हो। ठीक है, हो सकता है मैंने सर सारा डिविडेंड पे आउट ना करा, कुछ रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हो, तो वो रिटेन्ड अर्निंग में माइनस कर दूंगा। रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालते हैं सर, अर्निंग माइनस डिविडेंड। ठीक है, सिमिलरली डिविडेंड नॉट पेड है तो क्या होगा सर, आई माइनस ई माइनस डी। सर डी कुछ है ही नहीं, डी खत्म है। ठीक है जी, तो आप डी हटा भी सकते हो, लिख भी सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि यहां पे सर डिविडेंड पे नहीं करा तो डिविडेंड इज एज गुड एज जीरो। ठीक है, डिवाइड बाई पी जीरो, जो भी यहां का शेयर प्राइस होगा। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि ठीक है तुमने सबसे पहले आज का शेयर प्राइस निकाल दिया पी जीरो। ठीक है, उसके बाद तुमने डेल्टा एन निकाल लिया कि अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे इतने नंबर ऑफ शेयर्स और चाहिए होंगे। अब इसके बाद इन्होंने वैल्यू ऑफ कंपनी निकाली। वो कैसे निकाली, इन्होंने कहा जो भी पुराने शेयर्स थे प्लस जितने हमने नए शेयर्स इशू करे, जितने पुराने शेयर्स थे जितने हमने नए शेयर्स इशू करे, मल्टीप्लाई बाई जो भी शेयर प्राइस था, मल्टीप्लाई बाई जो भी शेयर प्राइस था, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइड बाई 1 प्लस के, डिवाइड बाई 1 प्लस के। और ये पी जीरो नहीं होगा, पी वन होगा। एक मिनट देना मुझे। ये करा क्या सर, ये करा क्या सर, ये इन्होंने कंपनी की वैल्यू निकाली। इसे हम कहते हैं एन पी जीरो। करा क्या इन्होंने, इन्होंने कहा जितने शेयर मेरे आज की डेट में हैं प्लस जितने शेयर मैं इशू करूंगा मल्टीप्लाई बाई जो भी मेरा फ्यूचर शेयर प्राइस है, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग और डिवाइड कर दूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो मेरी आज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम निकल के आनी चाहिए। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू सेम निकल के आनी चाहिए। एमएम हाइपोथेसिस ने करा। तो स्टेप 1 सर आज का शेयर प्राइस निकालेंगे पी जीरो, कैसे, P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के। फिर बेटा कितने हमें शेयर्स इशू करने पड़ेंगे उसके बेसिस पे बेटा हम लोग सर डेल्टा एन निकालेंगे। कैसे निकलेगा सर, जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए माइनस जितने हमारे पास पैसे पड़े हैं, यानी कि जितनी रिटेन अर्निंग हमारे पास पड़ी है, और लास्ट में बेटा फर्म की वैल्यू निकाल देंगे, जितने शेयर पुराने थे प्लस जितने हमने इशू करे इंटू P1 जो भी फ्यूचर प्राइस था, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग एडजस्ट करेंगे और उसे डिस्काउंट करके आज की वैल्यू कर देंगे। चलिए सर इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा आपको मॉडल आराम से समझ में आ जाएगा और आप देखोगे सर कैसे दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। AB इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। सही, आपको के ही दे रखा है यहाँ पे। इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ 10,000। बेटा 10,000 करंटली आउटस्टैंडिंग शेयर है, मतलब सर एन जो अभी करंट शेयर है इनके पास 10,000 है, जो कि सेल हो रहे हैं 100 रुपीज से, मतलब सर इसका मार्केट प्राइस 100 है। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 5 रुपए पर शेयर। बेटा डिविडेंड है आपका 5 रुपए पर शेयर, डिक्लेयर करने की सोच रही है, मतलब फ्यूचर डिविडेंड है एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल। उन्होंने लिख भी दिया कि भैया फ्यूचर डिविडेंड है, D1 है ये। इट एक्सपेक्ट टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 1 लाख। सर इनकी 1 लाख की अर्निंग होने वाली है, तो टोटल अर्निंग कितनी है इनकी 1 लाख की। और सर इनका प्रपोजल है कि नया इन्वेस्टमेंट करेंगे 2 लाख का, तो ये आपको आई दे रखा है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड एंड व्हेन डिविडेंड्स आर पेड। वो कह रहे हैं दोनों केस में वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दो। चलिए जी देखते, सबसे पहला स्टेप क्या था सर, हमें निकालना है पी जीरो। पी जीरो कैसे निकलता है, P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के। ठीक है जी, अगर सर हमने डिविडेंड पे नहीं करे हैं, अगर हमने सर डिविडेंड पे नहीं करे हैं तो कैसे निकलेगा सर, आज का प्राइस है 100 रुपीज, P1 हमें पता नहीं, डिविडेंड 0 है, 1 प्लस के ही पता है। तो बेटा हमने क्या निकाला पहले स्टेप से, P1 निकाल दिया हमने पहले स्टेप से सर P1 निकाल दिया कि भैया हम अगर फ्यूचर में हमारा शेयर प्राइस 110 रुपये होगा, कब, अगर हम डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं तो। वहीं सर अगर दूसरी तरफ आए कि अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो कितना होगा सर, P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के। बेटा P1 आपका है पता नहीं है, निकालना है
सर D1 हमारा 5 रुपीज है, इसमें क्योंकि हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं, डिवाइड बाई ये, तो बेटा हमारा P1 निकल के आ गया 105। मतलब सर स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे समरी लिखता रहता हूं, नॉट पेड, पेड। ठीक है जी, यहां पे सर क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू P1 प्लस 0 1.10। यहाँ पे आएगा सर 100 इज इक्वल टू P1 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10। बेटा यहाँ पे शेयर की वैल्यू आ रही है 105 और यहाँ पे आ रही है 110। मतलब सर अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो हमारा शेयर प्राइस अगले साल होगा 110 रुपये, और अगर हम सर डिविडेंड पे कर देते हैं तो हमारा शेयर प्राइस अगले साल होगा 105 रुपये। चलिए जी, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या करता है सर, हमें कितने और शेयर्स इशू करने हैं, कैसे करेंगे सर, हमें 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और हमारे पास सर जो टोटल अर्निंग थी वो 1 लाख रुपए थी, 1 लाख। क्या सर यहां पे हमने कोई डिविडेंड पे करा, नहीं करा, तो मैं सर डिविडेंड अगर माइनस करूंगा भी तो 0 माइनस करूंगा। शेयर प्राइस कितना है 110। मतलब सर इस सिनेरियो में मुझे 1 लाख रुपया चाहिए और 110 का शेयर है मेरा, तो कितना आ गया, ये आ गया सर 909.09। मैं इस शेयर को फ्रैक्शन में लिखा रहने देता हूं, 1 लाख डिवाइड बाई 110। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख लेता हूं सर, आगे आसानी होती है। ठीक है, दिखाऊंगा। ठीक है जी, अगर सर हमने डिविडेंड पे करा है तो क्या होगा सर, 2 लाख रुपए हमें चाहिए, हमारे पास अर्निंग थी 1 लाख की, लेकिन मैंने सर कुछ डिविडेंड में पे आउट कर दिए होंगे, कितनी सर 5 रुपए एक शेयर पे दिया था। और कितने शेयर है मेरे पास सर, मेरे पास है 10,000 शेयर, यानी कि सर 1 लाख की मेरे पास अर्निंग थी और 50,000 का मैंने उसमें से डिविडेंड बांट दिया है। तो मुझे यहां पे शेयर कितने रेज करने पड़ेंगे, 1,50,000 डिवाइड बाई 105। ठीक है जी, तो हमने डेल्टा एन निकाल लिया है। अब स्टेप 3 में आ जाते हैं। अब मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म, जिसे हम कहते हैं NP0। ठीक है जी, NP0 निकालनी, कैसे निकालते हैं सर, सबसे पहले जो हमारे पुराने ओरिजिनल शेयर थे 10,000 प्लस जो हमने सर नए शेयर इशू करे 1 लाख डिवाइड बाई 110, मल्टीप्लाई करते हैं सर P1 से, माइनस करते हैं सर इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख, और ऐड करते हैं अर्निंग 1 लाख डिवाइड बाई 1 प्लस KE। ठीक है जी, ऐसी सर अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो क्या आएगा बेटा, 10,000 शेयर थे हमारे पुराने वाले, प्लस हमने सर नए शेयर कितने इशू करे 1,50,000 डिवाइड बाई 105, मल्टीप्लाई कर देंगे सर हम इसे P1 से, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग 10.0। ठीक है जी, तो बेटा इस तरीके से हम दोनों केस में वैल्यू निकाल देंगे। आप देखेंगे दोनों केस में वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो ये आएगा आपका 10,000 इंटू 100 प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 1.1, इतनी आ रही है। दस लाख प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख। ठीक है जी, अच्छा मल्टीप्लाई बाई 110 है यार, ये मल्टीप्लाई बाई 110 है बेटा, तो यहां पे आपकी आ जाएगी 10 लाख। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ द फर्म, अगर आपने डिविडेंड पे नहीं करा है तो 10 लाख है, अगर डिविडेंड पे करा है तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा आपका 10,50,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 1.1। सर इस केस में भी 10 लाख निकल के आ जाएगी। तो हमने देखा सर MM हाइपोथेसिस के हिसाब से जो उसने मॉडल बताया है, तो उसके हिसाब से सर मॉडल के हिसाब से दोनों केस में वैल्यू ऑफ फर्म सेम आ रही है, 10 लाख आ रही है। तो बेटा हमारा ये प्रूव होता है कि भैया डिविडेंड पे करो या ना करो, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो शेयर प्राइस में फर्क है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 105 है। उसने शेयर प्राइस की बात नहीं करी है, उसने वैल्यू ऑफ द फर्म का है। उसने कहा फर्म की वैल्यू वही रहेगी चाहे आप डिविडेंड पे करो ना करो, आर कितना है KE कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है जी। अमन कह रहे सर 10 110 होगा, 10 की जगह, हाँ बेटा 110 था हमारा, ठीक है, P1 हमने लिया था। तो बेटा इस तरीके से हमारा MM हाइपोथेसिस भी सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बेटा अगेन MM हाइपोथेसिस पे है। ये स्टेप 1 की बात करिए, स्टेप 2 की, स्टेप 3 की, इसे आप प्रैक्टिस करके लाएंगे, ठीक है, जिसे होमवर्क में आप प्रैक्टिस करके लाएंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है जी, वही तरीका है पूरा सॉल्व करने का, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बेटा मिसलेनियस से क्वेश्चन है, समझ लो क्या है। मिस्टर एच इज करेंटली होल्डिंग 1,00,000 शेयर्स ऑफ HM लिमिटेड एंड करेंटली द शेयर ऑफ HM लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 50 रुपए। बेटा 1,00,000 शेयर है मिस्टर एच पे, ठीक है जी, वो 50 रुपए पर शेयर पे है, ठीक है। मिस्टर ए को बेटा ये पैसा री इन्वेस्ट करना है डिविडेंड वाला। मिस्टर ए हैव अ पॉलिसी टू री इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ एनी डिविडेंड रिसीव्ड इनटू द शेयर। वो कह रहे हैं अगर किसी शेयर से डिविडेंड मिलता है, ठीक है, तो मिस्टर एच क्या आता है, उस डिविडेंड को उसी शेयर में निकाल देते हैं। मतलब मान लो आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं, ठीक है, आपको रिलायंस से 50,000 का डिविडेंड आया, तो आप क्या करोगे, 50,000 का डिविडेंड वापस उन्हीं शेयर्स में लगा दोगे। HM लिमिटेड ने सर डिक्लेयर करा है 10 रुपए का डिविडेंड। बेटा आपके पास कितने शेयर थे, 1,00,000, तो 10 लाख इनके पास डिविडेंड आया होगा। प्लीज डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट मिस्टर ए वुड होल्ड आफ्टर री इन्वेस्ट डिविडेंड इन द शेयर ऑफ HM लिमिटेड। वो कह रहे हैं कितने शेयर वो होल्ड करेंगे जब वो री इन्वेस्ट कर देंगे पैसा। तो देखो बेटा समझो, हमारा 50 रुपए पर शेयर चल रहा है, ये क्यूमुलेटिव डिविडेंड है। अगर हम एक्स डिविडेंड निकाल देंगे तो 40 रुपए हो जाएगा, ठीक है, एक्स डिविडेंड निकाल देंगे 40 रुपए हो जाएगा। तो बेटा जो 10 लाख रुपए हैं हम 40 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाई 40, सही आ जाएगा 25,000 शेयर। मतलब सर हम 25,000 शेयर उसके और खरीद लेंगे 10 लाख इन्वेस्ट करके, और बेटा हमारे पास ओरिजिनली 1,00,000 थे, 25,000 हमने और ऐड कर दिए, 1,25,000 शेयर आ गए, ठीक है जी। अगर आप देखोगे मिस्टर एच की वेल्थ में कुछ फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया। पहले बेटा उनकी कितनी थी, 1,00,000 इंटू 50 लाख की वेल्थ थी, ठीक है। यहां पे कितनी हो गई सब, 1,25,000 इंटू 40, 50 लाख, ठीक है जी। तो उनकी वेल्थ में कोई फर्क आया नहीं सर, कोई फर्क नहीं आया। जो सर डिविडेंड मिला वो उनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई उतने से, ठीक है जी, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्राइस था ही, इसे हमने एक्स डिविडेंड कर दिया। तो जितना डिविडेंड मिला उतनी उनकी शेयर प्राइस कम हो गई, उन्होंने वापस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, तो उनकी नेट वेल्थ सेम ही रही, ठीक है जी। तो ये सर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है हमारे मार्केट का कि भैया जब डिविडेंड पे होता है तो आपकी वेल्थ में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी वो डिविडेंड आपके शेयर प्राइस के अंदर ऑलरेडी कंसीडर्ड होता है। तो उसका एक तरीके का एक एग्जांपल था यहाँ पे। चलिए इसी टाइप का सर एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन पर्टेनिंग टू डीजी लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर है बेटा 1,00,000 शेयर है, अर्निंग पर शेयर है 25 रुपए, पीई रेशियो है 20, मतलब सर के कितना है 5%, और सर बुक वैल्यू पर शेयर है 400, मतलब सर मेरी बुक्स में जो शेयर की वैल्यू है वो है 400। इफ कंपनी डिसाइड टू रीपरचेज, कंपनी सर 25,000 शेयर रीपरचेज करना चाहती है, मतलब सर बाईबैक करना चाह रही है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे आप 25,000 शेयर इशू बाईबैक करना चाह रहे हो। पहले देखते हैं सर करंट मार्केट प्राइस कितना है। हमें पता है सर पीई रेशियो है 20 और अर्निंग पर शेयर है 25। पीई रेशियो कैसे निकालते हैं सर, एमपीएस अपॉन ईपीएस। पीई रेशियो कितना है 25, एमपीएस मुझे पता नहीं है, ईपीएस कितना है सर, ईपीएस है सर 25, तो एमपीएस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 इंटू 20 यानी कि 500 रुपये। तो सर 500 रुपये मेरा मार्केट शेयर का प्राइस चल रहा है, इसको मैं सर इन्वेस्ट करूंगा, इसको सर मैं इस पे मतलब मैं रीपरचेज करूंगा। बेटा 25,000 शेयर करने हैं रीपरचेज, तो 25,000 इंटू 500 यानी कि सर 1,25,00,000 125 लाख रुपीस मेरी बुक्स से निकलेंगे, तब जाके मेरे 25,000 शेयर बाईबैक होंगे, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि बताओ भैया बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपरचेज कितनी हो जाएगी। देखो टोटल बुक वैल्यू पर शेयर कितनी, टोटल बुक वैल्यू कितनी थी मेरी सर, 1,00,000 शेयर थे, 400 रुपए का एक शेयर था बुक वैल्यू, तो मेरी बुक्स की मैं बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू कितनी थी 400 लाख। सर 125 लाख मेरे बुक से पैसे निकल गए, मतलब 400 लाख में से 125 लाख गए, तो कितने बचे, बुक वैल्यू कितनी बची सर 275 लाख। ये तो सारे शेयर्स की हैं,
डिवाइड कर देंगे सर जितने रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स है। रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर? 1 लाख थे, 25,000 बाईबैक कर लिए, तो 75,000 मेरे पास शेयर्स रह गए हैं। तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 275 लाख डिवाइड बाई 75,000, 366.67। ठीक है जी। तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर अब हमारी आ गई है 366.67। ठीक है जी, आप देखेंगे 366.67, या राउंड ऑफ में 367 लिख दिया गया है। चलिए जी, तो बेटा इसके साथ हमारे साथ डिविडेंड डिसीजन पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है तो सर लिखेंगे क्रिस्टल क्लियर। प्रैक्टिस जरूर करनी है। एमएम मॉडल का जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है उसको जरूर प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपको, अगर आपने 2 क्वेश्चन के ऊपर ना एमएम मॉडल लगा दिया, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में कि एमएम मॉडल मुझे कैसे अप्लाई करना है। वरना बच्चों के साथ एमएम हाइपोथेसिस में होता क्या है, समझ में आया था जब पढ़ा रहा होता टीचर, उसके बाद जब लगाते हैं तो यार यहाँ पे P0 लेना था, P1 लेना था, I लेना था, E लेना था, ये कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है जी, तो दोनों क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा। चले जी, तो सारे कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ही बढ़िया बेटा, मजा आया हो, इतना इफेक्टिव रिवीजन हुआ आपको, तो सर कमेंट जरूर छोड़ के जाना है कि सर आपको हमारा आज का रिवीजन कैसे लगा। इसी के साथ बेटा ये सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।